जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित यह महत्वपूर्ण क्लास एक बार लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर जो अध्ययन किया था, उसी क्रम में आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन परंपरा है उसे आगे अनवरत रूप में जारी रखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा में हमने सबसे पहले गारसा द तासी के बारे में चर्चा की थी। गारसा द तासी के बाद नाम आता है शिव सिंह सेंगर का। दोस्तों, शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर के बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की ग्रंथ की रचना की और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे कहा जा सकता है। इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे गारसा द तासी के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में मिस्र बंधुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। मिस्र बंधु जो 3 भाई थे, मिस्र बंधुओं ने अपना इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद नाम से लिखा, जो 4 भागों में विभाजित है। दोस्तों, यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त हैं, जिसके प्रथम 3 भाग सन 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा अंतिम भाग सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में मिस्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। दोस्तों, लगभग 5000 कवियों का विवरण इस ग्रंथ में मिस्र बंधुओं ने दिया है और जिसमें वास्तविक संख्या जो मानी जाती है वह 4591 कवि माने गए हैं। मिस्र बंधु दोस्तों 3 भाई थे और जिसमें पंडित गणेश बिहारी मिश्र, मिस्र बंधुओं में जो 3 नाम हैं, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राजा श्याम बिहारी मिश्र और राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों ही नाम मिस्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा है श्याम बिहारी मिश्र और तीसरा है सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों को आप कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने इनको याद रखने के लिए काम में ली थी। कौन सी है? गणेश श्याम सुखदेव। गणेश किस नाम पर याद रखना है आपको? भगवान गणेश के नाम पर। श्याम किस नाम पर याद रखना है? जैसे ही आप गणेश को याद करें तो गणेश की मूर्ति आपके मस्तिष्क में बने। तो मिस्र बंधुओं का नाम लेते ही आपके मन में जो पहली मूर्ति बनेगी वह गणेश की बने और फिर श्याम, श्री कृष्ण की मूर्ति बने, श्याम नाम से बने। और फिर तीसरा जो नाम है, सुखदेव मुनि हुए थे, आपको पता है दोस्तों, सुखदेव मुनि हुए थे, तो उनके नाम से आप यह जो तीसरा नाम है याद रख सकते हैं। पहला नाम किसके नाम पर याद रखना है? भगवान गणेश के नाम पर, मिस्र बंधुओं को लेकर। दूसरा नाम श्याम के नाम पर, श्री कृष्ण। तीसरा है सुखदेव मुनि के नाम पर। तो इन तीनों को आप आसानी से अपने मस्तिष्क पटल में इस प्रकार का एक चित्र बनाकर याद रख सकते हैं। पहला कौन सा है? गणेश। दूसरा कौन सा है? श्याम। तीसरा कौन सा है? सुखदेव। दोस्तों, इन्होंने हिंदी भाषा में यह ग्रंथ लिखा था। यहाँ पर मैंने सूत्र भी दिया हुआ है, गणेश श्याम सुखदेव। गणेश का मतलब भगवान गणेश, श्याम का मतलब श्याम और सुखदेव मुनि। इन तीनों की ये जो तीनों बड़े नाम प्रसिद्ध हैं, इन्होंने ही इस ग्रंथ की रचना की थी। यह उस काल का सबसे बड़ा एवं वृहद इतिहास ग्रंथ था जो बाद के इतिहासकारों को संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोगी रहा। संदर्भ ग्रंथ क्या होता है दोस्तों? संदर्भ ग्रंथ वह होता है जिससे हम कोई चीज़ क्या लेते हैं, कोई चीज़ हम उससे लेते हैं या जो वह हमारे लिए स्रोत का काम करता है, जहाँ से हम कोई चीज़ उठाते हैं, कोई सामग्री या कोई अध्ययन सामग्री या कोई मैटर हम वहाँ से उठाते हैं, उसे हम कहते हैं संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ का मतलब क्या है? जो चीज़ हम संकलित कर रहे हैं उसका आधार क्या है, उसका स्रोत क्या है, वही संदर्भ ग्रंथ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। दोस्तों, प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को
क्या कहा? तो मिश्र बंधुओं को क्या कहा? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। क्या कहा दोस्तों? परिश्रमी। क्या कहा? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। क्या कहा है? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। तथा मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत संग्रह कहा है और इनको प्रकांड कविवृत संग्रह भी कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही मिश्र बंधु विनोद के लिए बड़ा भारी कविवृत संग्रह शब्द का प्रयोग किया था। मिश्र बंधुओं का एक और बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न में इन्होंने हिंदी के सर्वश्रेष्ठ या हिंदी के सबसे श्रेष्ठ 9 कवियों को सम्मिलित किया है और 9 कवियों का इन्होंने बखान या वर्णन या चित्रण अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न में किया है। वह 9 कवि कौन कौन से हैं दोस्तों? वह 9 कवि कौन कौन से हैं? पहला नाम आता है तुलसीदास, दूसरा नाम आता है सूरदास। दोस्तों आप इनको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा दोनों के श्रेष्ठ कवि कौन थे? तो दोनों के श्रेष्ठ कवि कौन थे? राम भक्ति धारा के तो तुलसीदास थे और कृष्ण भक्ति धारा के कौन थे? सूरदास। तो आप इनको इस तरह याद रख सकते हैं कि भक्ति काल के सगुण मार्गी शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दोनों के सर्वश्रेष्ठ जो कवि है तुलसीदास और सूरदास। आपको यह याद रखना है, इनको ही हिंदी नवरत्न में स्थान दिया गया है। दूसरा नाम आता है देव और बिहारी। रीतिकाल के भी जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे बिहारी थे और उसके बाद देव भी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और उसके बाद है त्रिपाठी बंधु। आपको भूषण व मतीराम। त्रिपाठी बंधु में किसका नाम याद रखना है? रीतिकाल के जो वीर रस के कवि थे, बड़े प्रसिद्ध कवि भूषण, जिन्होंने राजा छत्रसाल और मराठा अधिपति शिवाजी के आश्रय में रहकर कविताएं लिखी थी, वीर रस की कविताएं लिखी थी। तो त्रिपाठी बंधु को कैसे याद रखोगे? मतीराम और भूषण। त्रिपाठी 3 बंधु थे, मतीराम भूषण तो ये 2 हो गए और एक और नाम लिया जाता है। भूषण व मतीराम को आपको याद रखना है, त्रिपाठी बंधु। केशवदास, कबीर, निर्गुण मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर। और 8वां है चंद। चंद का मतलब चंद बरदाई और हरिश्चंद्र। तो इस तरह आप इन नामों को याद रख सकते हैं। पहला क्या याद रखना है कि भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, उसके बाद निर्गुण मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर, तीनों नाम आप याद रख सकते हैं। उसके बाद रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी, बिहारी के बाद देव और केशव, केशवदास को क्या माना जाता है? रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। कुछ विद्वान केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक घोषित करते हैं। उसके बाद है चंद। चंद कौन से काल का है? कौन से काल के कवि थे? आदिकाल के कवि थे। और हरिश्चंद्र। तो इस तरह इन 9 नामों को आप याद रख सकते हैं। हरिश्चंद्र कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, जो सबसे पहले नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से यह क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। और इसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1940 में इसका परिवर्तित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया। साहित्य इतिहास के लेखन में शुक्ल जी का विशेष योगदान है। दोस्तों, अगर हम सच्चे अर्थों में या एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या विधेयवादी प्रवृत्ति की दृष्टि से हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही, उसके बाद के जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए उन सब का क्या है? आधार स्रोत कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? आधार स्रोत कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो नींव है, वह नींव भरने का काम किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की जो नींव बनने का प्रयास है, नींव भरने का प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है। दोस्तों, उसके बाद जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए
वह सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर ही क्या किए गए, क्रिटिसाइज किए गए, वह क्रिटिसाइज किए गए। साहित्य इतिहास के लेखन में शुक्ल जी का विशेष योगदान रहा एवं इनके इतिहास ग्रंथ को सर्वमान्य माना जाता है। दोस्तों, सर्वमान्य माना जाता है। इन्होंने 1000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया जिसमें समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। समालोचनात्मक का मतलब क्या है, आलोचनात्मक ढंग से इन कवियों का क्या किया है, इन्होंने विश्लेषण किया है। इनके इतिहास ग्रंथ का आधार ग्रंथ क्या है, मिश्र बंधु विनोद है। क्या है, मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में व्यवस्थित कालक्रम, प्रवृत्तिगत काल विभाजन एवं दोहरे नामकरण का प्रयोग किया। अर्थात सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अलग अलग जो कालखंड हुए उन्हें व्यवस्थित रूप में स्थान देने का जो प्रयास किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो जो कालखंड हैं या जो नाम हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो अलग अलग कालों के नाम हैं, वह नाम देने का भी सर्वप्रथम सही दृष्टिकोण से सर्वप्रथम देने का प्रयास किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये नामकरण काल एवं प्रवृत्ति के आधार पर किए गए। दोस्तों, ये जो नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए वह किसके आधार पर दिए, तो ये नामकरण काल, समय और प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि किसी समय विशेष में जनता की रुचि क्या थी, जनता के मन में क्या था, कौन सी प्रवृत्ति प्रधान थी, कौन सी विशेषता प्रधान थी, और उस प्रधान विशेषता के आधार पर ही इन्होंने क्या दिया, उस काल का नाम दिया। जैसे आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसके लिए क्या तर्क दिया कि आदिकाल में वीर रस से संबंधित अधिकांश ग्रंथ लिखे गए जिसमें राजाओं के युद्धों का वर्णन किया गया है। तो उसी के आधार पर इन्होंने उस काल का नाम रख दिया वीर गाथा काल। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल नाम देने का श्रेय आचार्य शुक्ल जी को दिया जाता है। तो रीतिकाल क्यों दिया? रीति का मतलब है प्रेम। तो जिस कालखंड में प्रेम से संबंधित अधिकांश काव्य लिखा गया, श्रृंगार रस से संबंधित अधिकांश काव्य लिखा गया, इसीलिए इन्होंने श्रृंगार काल का नाम या जो रीतिकाल है, तो रीतिकाल का नामकरण इन्होंने उस समय की प्रवृत्ति के आधार पर, प्रधान विशेषता के आधार पर या प्रधान मनोवृत्ति के आधार पर किया। शुक्ल ने उत्तर अपभ्रंश साहित्य को प्राकृताभास हिंदी कहकर इतिहास में रखा। उत्तर अपभ्रंश साहित्य, उत्तर अपभ्रंश का मतलब क्या है? अपभ्रंश का जो चरम उत्कर्ष है, उसके बाद का जितना भी साहित्य लिखा गया उसे आचार्य शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? अपभ्रंश नाम दिया। अपभ्रंश का जो समय है सामान्यतः 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य अपभ्रंश का काल माना जाता है। दोस्तों, किसका काल माना जाता है? अपभ्रंश। तो शुक्ल ने उत्तर अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहकर इतिहास में रखा। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम बार स्पष्ट रूप से 4 कालखंडों में विभाजित किया। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार आचार्य शुक्ल ने ही 4 सुस्पष्ट कालखंडों में क्या किया? विभाजित किया। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा में जो नाम आता है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही ऐसे प्रथम विद्वान हुए, साहित्यकार हुए, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं को पुष्ट तर्कों के माध्यम से क्या किया? उन धारणाओं का विरोध किया या उन धारणाओं की काट के रूप में अपने तर्कों को पुष्ट रूप से दर्ज कराया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं का खंडन किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। कौन कौन से लिखे? हिंदी साहित्य की भूमिका, जो सन 1940 में प्रकाशित हुआ। दूसरा लिखा इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। तीसरा लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल। दोस्तों, आदिकाल को आप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि आदिकाल नाम ही किसने दिया था? हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसे आदिकाल नाम देने का श्रेय हजारी प्रसाद जी को ही जाता है। तो हजारी प्रसाद जी ने 1953 में हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से एक पुस्तक लिखी, एक इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। इस नाम से उन्होंने 1952 में एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया और सबसे पहला इनका जो इतिहास से संबंधित ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी, फिर उसका विकास और फिर उसका आदिकाल।
तो 1940, 1952 और 1953 में ये तीनों ग्रंथ प्रकाशित हुए थे। इन तीनों ग्रंथों में प्रसाद जी द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विवरण प्रस्तुत किया। यहाँ पर जो दोस्तों प्रसाद जी लिखा हुआ है, प्रसाद जी आप जयशंकर प्रसाद के बारे में समझने की भूल न करें। यह कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों ग्रंथों में प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विवरण प्रस्तुत किया है और कई स्थानों पर शुक्ल जी के मतों का वैचारिक रूप में क्या किया है? खंडन किया है। यह बात मैंने पहले ही बता दी है दोस्तों आपको। इन्होंने भी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। कौन कौन से हैं? इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक अवरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। दोस्तों यह महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि आदिकाल को अत्यधिक अवरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद जी ने ही कहा है। इन्होंने तुलसीदास जी को लोकनायक कहा। क्या कहा? लोकनायक। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? आदिकाल नाम दिया। तो आचार्य हजारी प्रसाद जी का हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र एक जाना माना नाम है। नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर निम्न रचनाएं की हैं, जिसमें से इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो 10 भागों में प्रकाशित है। दूसरा नाम आता है इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में प्रकाशित हुआ था, जो 16 खंडों में क्या है? विभक्त हैं। कितने खंडों में विभक्त हैं? 16 खंडों में। हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काव्य की भूमिका। दोस्तों 16 खंडों में जो विभक्त है वह हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है। आप संशोधन कर लें। हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है वह 16 खंडों में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। और दूसरी जो पुस्तक है जो सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास की गीता मानी जाती है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल के संपादन में क्या है? प्रकाशित हो रही है। रीति काव्य की भूमिका। दोस्तों रीति काव्य की भूमिका पुस्तक की रचना किसने की है? डॉक्टर नगेंद्र ने की है। परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि रीति काव्य की भूमिका के आलोचक कौन है या लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? रीति काव्य की भूमिका के लेखक डॉक्टर नगेंद्र ही है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित एक हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। इस सभा द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध व व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक वृहद परियोजना के तहत हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ शताधिक लेखकों के सहयोग से 16 खंडों में प्रकाशित करवाया। दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा से एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। तो यह 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। यह प्रश्न भी आता है परीक्षाओं में कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है, कौन सा इतिहास है दोस्तों? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित कराया? तो दोस्तों 16 खंडों में प्रकाशित कराया। इसको 18 खंडों में प्रकाशित कराने की योजना थी, लेकिन 16 खंडों में ही यह ग्रंथ क्या हो गया दोस्तों? पूर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा दोस्तों? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा था दोस्तों? सन 1938 में। कब लिखा? 1938 में। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में लिखा था। कब लिखा था दोस्तों? 1965 में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन थे, या फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन थे। ये सब महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं। इनको आपको याद करना ही है दोस्तों। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के सभी प्रश्न आप करना चाहते हैं, या परीक्षाओं में जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे, उन प्रश्नों को आपको सही तरीके से करना है, तो इन सब इतिहास ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा, 1965 की रचना है। दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत
दोस्तों अतीत में जो छोटी मात्रा लगी हुई इसे आप बड़ी कर दें। अतीत में बड़ी मात्रा होती है, क्या होती है दोस्तों? अतीत में बड़ी मात्रा होती है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्णलाल। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है यह ग्रंथ। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास मोहन अवस्थी ने लिखा है, 1970 की रचना है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा था 1931 में। ये ट्रिक दे रखी है, इसके हिसाब से आप इन नामों को याद कर सकते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक दर्शन दे अतीत का विकास करें, काव्य शास्त्र को आधुनिकता से अद्यतन संक्षिप्त करें। तो इस तरह आप इस ट्रिक से इन नामों को याद कर सकते हैं। दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप अपनी ट्रिक बनाएं, दूसरों की ट्रिक थोड़ी अवैज्ञानिक लगती है हमें, तो आप अपने हिसाब से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। दोस्तों आगे हम अगली क्लास में हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो नामकरण है उस नामकरण के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हमारी जो यह क्लास है यही हम पूर्ण करते हैं। जय हिंद दोस्तों।